Okay. So what we are going to revise over here is strong acid versus strong base graph. Even if the concentrations are low, the strong acids usually come up with higher pH points. I mean acidic pH points, ठीक? Versus a strong base. So system इस तरह से हमने indicate किया हुआ है कि हम base को titrate कर रहे हैं with acid. तो हमारे पास पहले flask में base है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें acid ऐड होता है जब तक कि वो neutralize ना हो जाए और फिर completely acidic ना हो जाए. ठीक है? The base we have used over here is sodium hydroxide NaOH with 0.1 mole per decimeter cube concentration. The base we have, the acid we have used over here is hydrochloric acid with the same concentration. Okay, so as you can see, the graph starts from around 13, which is a good value of pH for a base. Okay, उसके लिए वो शुरू होता है, and it goes all the way with a very sharp steeper curve where it is neutralized at 7. Bromothymol blue is used over here, which has a range of 7.6 to 6. So of course, it would be able to give at the exact neutralization point at its endpoint. Okay, neutralization बिल्कुल endpoint बिल्कुल neutralization पर ही होगा. ठीक है. और ब्रोमोथाइमोल ब्लू में अगर हम फर्दर कुछ और ड्रॉप्स एसिड के HCl के ऐड करते रहेंगे तो हमारे पास तकरीबन 1 के करीब उसकी पीएच आती है. तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ये आपको क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था. तो ग्राफ से आप अपना सिनेरियो हमेशा बता सकते हैं एसिड और बेस की तरतीब से, नंबर 1. नंबर 2, इस चीज की तरतीब से कि आपका इंडिकेटर के नाम से आपको पता चल जाएगा कि उसका पॉइंट कहाँ पर आना. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोबारा इस्तेमाल किया गया. ग्राफ वही 13 से स्टार्ट हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली 1 तक जा रहा है, लेकिन चूंकि इस मरतबा फिनोल्फथलीन यूज की गई है और फिनोल्फथलीन की रेंज आपको नाम से पता चल जाएगी 8.2 से 10 के दरमियान है, तो इसके दरमियान आपके पास कलर चेंज आता है. ठीक है, तो फिनोल्फथलीन के लिए एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन पर कलर चेंज आपके पास नहीं आता. ठीक, आई होप ये सारा कुछ क्लियर कर देता है. ये बात भी क्लियर कर देता है कि आपको ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड या वीक बेस है. ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा इंडिकेटर के नाम से कि आपकी रेंज कहाँ तक होती है. चूंकि आप इंडिकेटर्स के नाम के हिसाब से रेंज याद कर चुके होंगे, मेमोराइज कर चुके होंगे फ्रॉम दिस टेबल ऑन द प्रीवियस पेज दैट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 310. आप उससे पीएच रेंजेस प्रिपेयर कर चुके होंगे, एंड पॉइंट आपको पता होगा किस पॉइंट के करीब आना है. नॉट जस्ट दैट, according to this, you can also tell us that whether the endpoint in neutralization would be around the same point, far from one another, or closer. जी रोमा. सर तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मतलब 8.2 pH अगर उसकी रेंज बताई हुई है तो उसके ऊपर से ही हमारे पास कर देना वो शुरू करेगा. जी, इसके पास से ही वो हमारे पास कलर चेंज शो करना शुरू कर देता है. अभी हमारे पास कंप्लीटली सिस्टम के अंदर न्यूट्रलाइजेशन का चेंज नहीं आता. याद रखिए जो कंप्लीट सिस्टम न्यूट्रलाइजेशन लिखी हुई है वो ये जो 7 की स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर आती है, लेकिन हमारे पास कलर चेंज न्यूट्रलाइजेशन पे नहीं आ रहा. कलर चेंज को हम एंड पॉइंट कहते हैं टाइट्रेशन में, जहां हमें कलर चेंज से बंदे को और तो कुछ नहीं नजर आ रहा होता. ग्राफ्स तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है ना. टाइट्रेशन करते वक्त सॉरी, कोई मैथमेटिकल वैल्यू आपके सामने नहीं होती. आपको सिर्फ एक कलर चेंज से पता चलना होता है कि whether your experiment is correct or not. और वो कलर चेंज जो है वो न्यूट्रलाइजेशन के 7 pH पर नहीं आ रहा, वो से काफी हायर आ रहा है. रेंज है 8.2 से 10 के दरमियान. सो रफली स्पीकिंग 9.1 के करीब जाके आपके पास कलर चेंज आ जाएगा. जी सर. ठीक, आई होप दैट्स क्लियर. जी. कोई क्वेश्चन हो तो सर. पूछ लें. नहीं सर. सर अगर ये फिनोल्फथलीन अगर ये 7 की रेंज से कोई 8.2 की रेंज तक नहीं करता इसके ऊपर से एसिड को, अल्कली को, तो फिर हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं इसकी जगह? हाँ, उन्होंने ब्रोमोथाइमोल ब्लू को इसलिए सबसे पहले कंसिडर किया है क्योंकि इसका एंड पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट दोनों ही 7 पे आ रहे हैं. न्यूट्रलाइजेशन तो वैसे भी 7 पे ही होती है क्योंकि 7 पे ही आना होता है, लेकिन कलर चेंज भी 7 के पास आए तो ये अच्छा है. तो सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा हुआ? सबसे अच्छा इंडिकेटर वो हुआ जिसका कलर चेंज जो है वो 7 के आसपास आ रहा है, जहां पर एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन होती है. इस हिसाब से फिनोल्फथलीन अगर हम नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू को प्रेफर करेंगे.
ठीक है ना। और इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? इसे इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि इसमें जो कलर चेंज आ रहा है वो 7 के क्लोज जाके आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है हमें हर मर्तबा 7 के क्लोज ही कलर चेंज चाहिए हो। हर एक्सपेरिमेंट या हर टाइट्रेशन ऐसी नहीं होती। हाँ, हमारी बेसिक टाइट्रेशन का पर्पस न्यूट्रलाइजेशन है और न्यूट्रलाइजेशन 7 के करीब जाके आती है तो ये ठीक है। लेकिन ये 7 के करीब जाके तब आती है जब एसिड और अल्कली दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होती है। जब एसिड या अल्कली की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं रहेगी तो फिर मुकाबला भी वैसा नहीं रहेगा कि वो एग्जैक्ट 7 के करीब आए। उस केस में हमें सिनेरियो स्टडी करने होंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, जब बेस तो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन एसिड वीक हो, या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो जाए। फिर हमें वो सिनेरियो कंसिडर करने होंगे और उस हिसाब से स्टडी करना होगा कि उस केस में क्या होता है। वो हमारे पास अगली हेडिंग्स में आता है। फिर आप कंपैरेटिव स्टडी करने के काबिल होंगे। जी रोमा। तो सर ये ब्रोमोथाइमोल का अपना कलर क्या होता है? बेटा ब्रोमोथाइमोल ब्लू का अपना कोई कलर नहीं है, ये मीडियम के हिसाब से कलर देता है। याद रखिए, अल्कलाइन मीडियम ब्लू कलर, एसिडिक मीडियम येलो कलर, एग्जैक्ट न्यूट्रल अबाउट अ ग्रीनिश शेड। तो जी पूछिए कि सर। pH 7 पे क्या होगा, ब्लू होगा या येलो होगा? तो मतलब जैसे सर अगर हम ग्रीनिश शेड। इसको मिक्स, मैंने बोला ना pH 7 पे ये ब्लू है ना pH 7 पे ये येलो है। मैंने बोला pH 7 पे ये ग्रीनिश शेड दे रहा है because a mixture of blue and yellow seems green to human eyes। ठीक है जी। तो सर वैसे हम टाइट्रेशन में देखते हैं ना कि जैसे ही कलर चेंज आया, कलरलेस से जो भी कलर हो गया या उससे पर्पल से पिंक हो गया, तो फिर हम सर रोक देते हैं, उसको एंड पॉइंट बोल देते हैं। लेकिन सर जब हम इसको यूज करेंगे फिर तो इसको डालते ही कलर चेंज आने लग जाएगा, क्योंकि इसके तो हर रेंज पे कलर है। क्या मतलब? उस तरह हर रेंज पे कलर तो उसके भी है। देखिए, ऊपर डार्क पिंक है, नीचे कलरलेस है और दरमियान में जो है लाइट पिंक है। इस तरह तो हर उस इंडिकेटर पे आएगा। अगले इंडिकेटर्स के यहाँ कलर्स ऐसे ड्रॉ नहीं किए हुए, वरना मैं आपको अगले भी दिखा देता। हमारे पास हर इंडिकेटर पे इसी तरह के कलर चेंज आते हैं कि वो हायर और लोअर पीएच पे और कलर दे रहा होता है। मिथाइल वॉयलेट को ले लें, लोअर पीएच पे तो येलो मतलब है, सर हमें ये हायर याद पीएच पे रखने ब्लू है पड़ेंगे? और दरमियान में ग्रीन है। जी बिल्कुल, ये उस दिन भी बात हुई थी इस टेबल के बारे में कि ये टेबल मेमोराइज करने वाला टेबल है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड या फिनोफ्थलीन, इस तरह की 3 से 4 वैल्यूज आपने पहले से याद की हुई हैं। आपको बस 4-5 जो बाकी रहती हैं वो याद करनी है। हाँ, उस केस में भी आपने सिर्फ कलर्स याद किए थे, आपने पीएच रेंज या एंड पॉइंट्स याद नहीं किए थे। वो करें। मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स इसे मेमोराइज करें। वो के समटाइम्स इसमें से कुछ वैल्यू ऐसी भी होती है कि क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है, लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी आपको ये खुद से याद जरूर होना चाहिए टेबल। सर ये पेपर 5 का सर पार्ट होगा इस तरह क्वेश्चंस? ये पेपर बिल्कुल 4 में बिल्कुल, नहीं हमने उस दिन भी बात कर रहे थे। वेरी गुड पॉइंट। ये पेपर 4 का पार्ट तो हो ही सकता है कि तो ये थ्योरी में शामिल है, लेकिन ये पेपर 5 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और पेपर 5 में इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो स्पेसिफिक सर पोर्शन एएस पढ़ रहे में हैं तो जिसमें ये हम सारे सिनेरियोस पढ़ रहे हैं। सर एएस में तो हम ये कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स छोड़ भी देते थे कि ये आप परफॉर्म के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि सब थ्योरी है। हाँ, यहाँ पर आप कुछ नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, एटीपी में आप कुछ स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एटीपी में हर चीज वहीं एग्जाम में बैठ के लिखनी होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपेरिमेंट कैसा है कैसा नहीं है, या अपरेटस होगा या नहीं होगा, या अपरेटस डिफिकल्ट टू हैंडल है या इजी टू हैंडल है। एटीपी में सब करना होता है। जी सर। और एटीपी में जो स्टार्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बुक के पिछले चैप्टर से भी एटीपी में क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास पिछले चैप्टर में भी था, लेटेस्ट एनर्जी से भी कुछ ऐसा पार्ट है जो एटीपी में आता है। लेकिन टाइट्रेशन बेस्ड ये वाला एरिया एटीपी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आशा की बात बिल्कुल ठीक है। सर टाइट्रेशन तो हमने ओ लेवल से भी एक पार्ट होता था, ये एटीपी पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था टाइट्रेशन। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन हम उसे इजी पार्ट कंसिडर करते हैं आयशा बेटा, क्योंकि ओ लेवल की जो टाइट्रेशन है वो सिर्फ कौन सा कलर था और चेंज होगा कौन सा कलर होगा यहाँ तक है। उसमें ग्राफ बनाना, वीक या स्ट्रॉन्ग के सिनेरियोस डिस्कस करना, एंड पॉइंट एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आएगा और कौन से इंडिकेटर की कितनी रेंज होती है, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। चूंकि ए लेवल के स्टेप में हम एडवांस स्टडी में आते हैं और ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो ये थोड़ा टाइट्रेशन को स्लाइटली डिफिकल्ट कर देता है। या डिफिकल्ट ना भी हो, अगर आपको स्टिल इजी भी लगता हो
तो भी एटीपी पेपर के हिसाब से ये स्लाइटली टाइम टेकिंग जरूर हो जाता है, बिकॉज देयर आर मोर क्वेश्चंस टू आंसर देम तो rather सर than the जब भी simpler स्कूल color change खुलेंगे question. जी इंशाल्लाह जल्दी खुल जाए तो हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हाँ जी, हम एटीपी की प्रेपरेशन भी विद प्रैक्टिकल करते हैं एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ए लेवल्स। सर हमारी एटीपी में एएस का भी सारा स्टफ आएगा जो मतलब वहाँ पे जी, एक्सपेरिमेंट्स आपके थे। एटीपी में एएस का भी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं शामिल। जब आप एटीपी की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो फिर इस चीज का आइडिया होगा। एटीपी की प्रैक्टिस यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि चैप्टर नंबर 18, 19, 20 पढ़ाकर फिर स्टार्ट की जाए। तो जो आपको पेपर 5 की बुक लेनी है, जो कि कॉमनली टॉपिकल कम और ईयरली बुक ज्यादा मिलती हैं, तो वो जरूर कंसिडर करें अब लेना, जी सर, क्योंकि मैंने हम मंगवा ली चंद थी वो। दिनों में जो है वो खत्म कर लेंगे चैप्टर नंबर 20। फिर आप एटीपी के पोर्शन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। फिर आपको चाहिए कि आप लैटिस एनर्जी या जो हमारा पिछला इक्विलिब्रिया का चैप्टर था या ये टाइट्रेशन या इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है, इनको जरूर देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन उस एटीपी से ढूंढ ढूंढ के करते जाएं। वो के सारा एटीपी पेपर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हर ईयर में से कुछ पार्ट्स या कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। वो मैं भी आपको मेंशन कर सकता हूँ, अगर आप रीड एंड राइट पब्लिकेशन की ही बुक लेंगे तो मैं आपको उसके पेज नंबर्स मेंशन करके बता दूंगा कि इस पेज नंबर से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वो वैसे आपको जैसे खुद सर लेना मैंने ले ली पड़ेगा। थी। रीड एंड राइट की ली है। जी सर, ले ली है। जिन्होंने ले ली है बहुत अच्छी बात है, वो बेशक शुरू कर लें, साथ ही में पेपर 4 भी करते जाएं, उसको भी नहीं रोकना। मतलब अब तो ये बात मैं इसलिए नहीं करता कि मैं अज्यूम कर रहा था कि आपको इतना सेंस तो अब आ गया होगा कि आपने सेल्फ वर्किंग करनी है, खुद से काम करना है। मतलब बार बार टीचर जी कहे सर। डंडा लेके खड़ा हो जाए मुझे रोज चेक कराओ, उससे तो सिनेरियो से तो बाहर निकलें, क्योंकि अगला साल तो कॉलेज का ईयर है ना, सॉरी अगला जी साल सर। यूनिवर्सिटी ईयर है, कॉलेज ईयर भी पूरे हो जी। गए हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी खुद काम नहीं करना और टीचर पे ही रहना, तो बस फिर तो आप यूनिवर्सिटी भी करने के काबिल नहीं, फिर आपको दोबारा नर्सरी में जाना चाहिए, बहुत होगी पढ़ाई। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि इसे सेल्फ वर्किंग पर लें, और इस चैप्टर खत्म होते ही या इवन अभी भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं पेपर 5 वाली बुक, तो वो स्टार्ट कर लें। पेपर 5 में टॉपिकल ढूंढने की कोशिश ज्यादा ना कीजिएगा, पेपर 5 के टॉपिकल्स इतने पॉपुलर या इतने सक्सेसफुल हैं भी नहीं, ठीक है। उसमें ईयरली बुक्स ही ज्यादा आती हैं, कोई मजायका नहीं है, ईयरली बुक लें, उसी को यूज करें। क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आप हमें गाइड भी करेंगे पहले उसके अंदर कैसे कैसे करना है एटीपी? गाइड तो नहीं मैं करूंगा, क्योंकि आपको एटीपी आईजीसीएसई से भी आता है और आपने एएस के अंदर भी रिटन पोर्शन सॉल्व किया हुआ है। हाँ, जो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा वो जरूर समझाऊंगा। मतलब गाइड करने वाली बात तो थोड़ी सी बचकाना हो जाएगी, क्योंकि जब आप बुक खोल के क्वेश्चन एक नजर देखेंगे ना, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन पे तो शायद मेरी जरूरत पड़े, आसान क्वेश्चन पे तो आप कहेंगे कि सर क्या खड़े होकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, तो हमें भी आता है, इसको कैसे आंसर करना है। मतलब इसमें कुछ पार्ट ऐसा इतना इजी डेफिनेटली हर क्वेश्चन या हर सेकंड क्वेश्चन में ऐसा आता है जो स्टूडेंट बड़े आराम से खुद कर सकता हो विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर, क्योंकि वो आपके पास से या अभी जो हम समझ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर होता है। तो एटलीस्ट वो वाला हिस्सा तो खुद करें, जहाँ डिफिकल्ट आएगा वहां मैं डेफिनेटली समझाऊंगा, वरना मैं उसे भी समझाने बैठ जाऊं तो आप भी हंसेंगे और टाइम भी जाया होगा, ठीक है ना। इसलिए हाँ, जहां ना समझ आए मोस्ट वेलकम, जरूर पूछें। इनफैक्ट जब मैं क्वेश्चन नंबर्स बताऊंगा और पेज नंबर्स बताऊंगा, तो साथ वो उन क्वेश्चंस में मैं खुद ही हेल्प कर लिया करूंगा, इनिशिएट करके कि इसे ऐसे कर लें, इसे ऐसे कर लें। और जिनमें नहीं जरूरत, इसका मतलब है कि वो आपको देखते ही समझ आ जाएगी। नहीं आती, यू आर मोस्ट वेलकम टू फील फ्री टू आस्क, राइट। So are we good with strong acid and strong basis scenario? Then let's move on to the next scenario. जी The सर। next scenario is strong acids with weak bases. Now take a look. This graph starts from a whole new point. The start of the graph, the very start of the graph itself is good enough to tell you that this graph is a different scenario. आप देखिए ग्राफ जो है वो 11 के भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है। Previously the graph was starting from the point of 13. इतना ऊपर से शुरू होता था कि आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है। अब ग्राफ का लास्ट पॉइंट देखें, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपको बेस डिफाइन कर देगा, क्योंकि पीएच हायर होती है 7 से बेस की, और एंडिंग पॉइंट आपको एसिड डिफाइन कर देगा। एंड अभी भी 1 पे हो रहा है, जिसका मतलब है एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। ग्राफ का स्टार्ट और ग्राफ का एंड आपको ये बता देगा
कि आपके पास कौन सा सिनेरियो है। आई होप इस छोटे से पॉइंट से आपको ये जरूर पता चल जाए कि किस ग्राफ से हम कैसे सिनेरियो डिफाइन कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं, जो कि एक वीक बेसिस का 0.1 मोल, और नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका 0.1 मोल कंसीडर किया गया है। ये रिजल्ट्स हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें बताते हैं इस ग्राफ से, उसको कंसीडर कर लेते हैं। एक शार्प फॉल आ रहा है ग्राफ के अंदर जो पीएच 7.5 से 3.5 के दरमियान आ रहा है। ये जो शार्प ग्राफ का फॉल होता है, इसे भी आप हमेशा एक्स्ट्रापोलेट करके देख सकते हैं कि ग्राफ का फॉल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए क्लैरिफाई कर देता हूँ। ग्राफ का फॉल अप्रोक्सीमेटली यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर ये पॉइंट इसके साथ मिलता है, और ग्राफ का फॉल तकरीबन यहाँ तक आ रहा है जब ये पॉइंट इस लाइन से सेपरेट नहीं होता और वो यहाँ पर है। ये जो लाइंस होती हैं ये यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कर सकते हैं, लिहाजा इसमें गुंजाइश होती है। फॉर एग्जांपल बुक में 3.5 लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर बनता है, जबकि अगर आप और से देखेंगे तो हो सकता है आप इसे 2 तक लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ये जो फॉल होता है इसकी शार्पनेस इंसान से कम या ज्यादा थोड़ी सी कैलकुलेट हो सकती है, इसमें कोई मजाक नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि शार्पनेस जहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है वहां पर स्लाइट चांस होता है मिस्टेक का। वीक हिस्से की शार्पनेस बहुत इजी टू डिटरमिन होती है, यानी बेक्स के अंदर शार्पनेस या डिटरमिन करना या कर्व डिटरमिन करना बहुत आसान काम है, एसिड के अंदर मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बेस वीक है और एसिड स्ट्रॉन्ग है। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। What I'm trying to say is that the sharpness can be easily decided with a weak thing, whether it's an acid or a base, but it is a little bit difficult to extrapolate that value for a stronger medium. ठीक है? इसी तरह मिड पॉइंट स्लोप का अप्रोक्सीमेटली 5 पर बनता है हमारे पास, तो 5 के हिसाब से फिर हम इंडिकेटर देखेंगे। अब इसका मिड पॉइंट 5 पर बन रहा है तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैं पैराग्राफ से नहीं पढ़ रहा, मैं आपको टेबल पे लेके जा रहा हूँ। टेबल में 5 के करीब कौन सा एंड पॉइंट आता है? जी आयशा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यूटिलाइजेशन पॉइंट इस ग्राफ में कहाँ पे होगा, कैसे हो? देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ग्राफ को हमने देखा है कि लाइन पे कहाँ से लगा हुआ है। ये 7.5 से लेकर रफली 3.5 तक लगा हुआ है इस लाइन के ऊपर। जितना हिस्सा ग्राफ का लाइन के ऊपर आता है उसका स्टार्ट और एंड कैलकुलेट कर लें, उसके बाद उसका सेंटर पॉइंट निकाल लें। सेंटर पॉइंट निकालना मैथ के स्टूडेंट के लिए आसान है, बायो के स्टूडेंट के लिए बताता चलूं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्लस जो एंडिंग पॉइंट है डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आपके पास सेंटर पॉइंट निकल आएगा। एक एवरेज निकालने से सेंटर पॉइंट निकल आता है। तो 7.5 और 3.5 को ऐड अप करें, द आंसर वुड बी 11। 11 को 2 से डिवाइड करें तो 5.5 बनता है। इन्होंने 5 बताया हुआ है, तो अगर आप 5.5 भी ले लेते हैं तो भी कोई मजाक नहीं। हम वापस जाते हैं और ये जो अभी मैंने तरीका बताया है एवरेज निकालने का, इसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि ये 5.5 है, बुक ये कहता है कि ये 5 है। वेदर ये 5.5 है या 5 है, कौन सा ऐसा इंडिकेटर आपको इस वक्त टेबल में नजर आ रहा है जिसका एंड पॉइंट 5 के करीब हो? मिथाइल रेड। मिथाइल रेड, राइट। एक और तरीका इसे जज करने का ये है कि जहां पर हमारा वहां पे मिड पॉइंट आ रहा है 5, वो यहाँ पर किस रेंज के अंदर आता है। एंड पॉइंट को छोड़ दें, रेंज के हिसाब से बात करें तो भी मिथाइल रेड होगा। और मिथाइल रेड के अलावा और किसके अंदर ऑप्शन हो सकती है? और दूसरा क्लोज इंडिकेटर कौन सा है जिसकी रेंज के अंदर 5 का पॉइंट आ जाता हो? ब्रोमोथाइल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। नहीं 5 बेटा, वो तो शुरू ही 6 से हो रहा है, 5 इसके अंदर कैसे शामिल होगा? सॉरी सर, ये फिर ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन। हाँ, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन। ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन जो है ये 3.8 से 5.4 के दरमियान है। इसका मतलब है 5 जो है वो इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन ये इतना क्लोज नहीं है जितना मिथाइल रेड है। एंड पॉइंट्स पता हो अच्छी बात है, ना पता हो तो आपने अपनी रेंज के हिसाब से देखना है। जिस रेंज में मैक्सिमम पॉइंट्स आते हो, यानी इसमें 4.2 से लेकर 5 तक अपर रेंज सपोर्ट होती है और 5 से लेकर 6.3 तक लोअर रेंज सपोर्ट होती है, ये ज्यादा है, ठीक है, निस्बतन इसके जिसमें से 5 से 5.4 बहुत छोटी रेंज सपोर्ट हो रही है और उधर से 3.8 से 5 सपोर्ट हो रहा है। तो ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन अगर हमें एंड पॉइंट नहीं भी पता तो उसकी रेंज में 5 कम आता है और मिथाइल रेड की रेंज में ज्यादा आता है। तो मोस्ट फेवरेबल इंडिकेटर इस प्रोसेस के लिए
5 वाला होगा, यानी कि मिथाइल रेड। ठीक है सर ये टेबल बना नहीं होगा पेपर के एंड में कि वैल्यूज भूल जाएं तो फिर? टेबल बना होना या वैल्यूज गिवन होना समटाइम्स पेपर में आता है, समटाइम्स नहीं भी आता। और अगर आ भी रहा हो तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि ये एक टेबल अगर आप मेमोराइजेशन वाले पार्ट में लेते हैं देन यू कैन सेव टाइम। इट्स नॉट जस्ट दैट कि वैल्यू गिवन होगी या नहीं होगी, इट्स आल्सो अबाउट मैनेजिंग टाइम। And it's not just Yes, going sir. to be helpful with paper 4, it's a very important thing for paper 5 as well. In fact, it's more important for paper 5 than it is for paper 4. अब आप नोटिस करें कि नीचे के पोर्शन में वो बता रहा है कि मिथाइल रेड इसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि मिथाइल रेड की कलर रेंज क्या है, इसका पीएच चेंज शार्पेस्ट होगा इस पोर्शन में। इसके अलावा उसने ये भी डिस्कस किया कि फेनोल्फथलीन इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि फेनोल्फथलीन की रेंज इसकी एंटायर रेंज से बाहर है। फेनोल्फथलीन की रेंज 8.2 से 10 के दरमियान थी और 3.5 से 7.5 के दरमियान इस रेंज में और उस रेंज में कोई भी फेमिलियर पॉइंट नहीं, सब कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो फेनोल्फथलीन यहाँ पर एक पुअर इंडिकेटर होगा और इसमें रिजल्ट शो नहीं करेगा। लिहाजा समटाइम्स ये आपको ये आइडिया भी देता है कि कुछ टाइट्रेशंस ऐसी होती हैं जो कंप्लीटली फेल हो जाती हैं बिकॉज चॉइस ऑफ इंडिकेटर ठीक नहीं होता। मतलब आपने फेनोल्फथलीन के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किया, उसका आंसर ठीक आ गया, और अब आप कहते हैं कि आप एक वीक बेस को लेकर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कर लें और उसका आंसर भी फेनोल्फथलीन से ठीक आ जाए, ये जरूरी नहीं। हमें इन रेंजेस इन ग्राफ से ये पता चला कि हर तरह का टाइट्रेशन सिनेरियो जो होता है वो रिक्वायर करता है कि आप उसे स्लाइटली डिफरेंट इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करें और बेस्ट पॉसिबल इंडिकेटर उसके लिए चूज करें। यानी ये आपको ये बताता है कि पेपर 5 में अगर आपको वीक बेस लेके स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के साथ टाइट्रेट कर रहे होंगे और वो आप उससे कहेंगे कि सजेस्टेड इंडिकेटर फॉर दिस रिएक्शन, अ कॉमन पेपर 5 क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन पेपर 5 क्वेश्चन इन फैक्ट, तो आप इस पोर्शन को यूज करेंगे और अपना आंसर देंगे। वैसे स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है कि वो टेबल और रेंजेस नहीं याद करते, इन सिनेरियोस के हिसाब से 4 इंडिकेटर याद कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लगना है, स्ट्रॉन्ग और वीक के सिनेरियो में क्या लगेगा, वीक वीक के सिनेरियो में क्या लगेगा, वो चारों सिनेरियोस के हिसाब से याद कर लेते हैं। एक और अच्छा तरीका, कोई शक नहीं, टेबल अगर आपको मुश्किल लगता है इस तरह से याद कर लें, ठीक, क्योंकि इस तरह से एक नाम ही दिया होगा और आसानी से याद हो जाएगा। ओके, अगर ये क्लियर है तो हम अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सिनेरियो में हमारे पास बेस इस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड है 0.1 मोल पर डेसिमीटर क्यूब फॉर स्ट्रॉन्ग, और वीक एसिड जो है वो हमने बेंजोइक एसिड लिया, एन एसिड that is actually based on benzene। हम आगे एरोमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो फॉर्मूला इज C6H5COOH, ठीक है, वो एक वीक एसिड है, इसका 0.1 मोल पर डेसिमीटर क्यूब लिया। Now this time the graph would start from 13, giving you an idea that it is a strong base, but the graph ends around 4.5, which gives you an idea that the graph is the scenario consists of a weak acid, right? It's a strong base, but it's a weak acid. Now take a look at these points. आपको अंदाजा होगा कि around 6 या 6.5 हमारे पास ये लाइन स्टार्ट हो रही है और all the way ये लाइन जा रही है around 9.5 to 10। उसके बाद ये लाइन डिफर करना शुरू हो जाती है। इसे देख लेते हैं। So हमारे पास ये शार्प फॉल है 11 से 7.5 के दरमियान, ठीक है, मैं जो वैल्यूज बता रहा था उससे ज्यादा शार्पनेस यहाँ पे डिस्कस की हुई है। मिड पॉइंट हमारे पास रफली 9 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो फेनोल्फथलीन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होगा, बिकॉज 8.2 से 10 के दरमियान उसकी रेंज होती है और 9 जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा आएगा। मिथाइल रेड को यहाँ पर यूज करना, मिथाइल ऑरेंज को यहाँ पर यूज करना बिल्कुल भी अच्छा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि उनकी पीएच रेंजेस जो हैं वो इसकी पीएच रेंज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कंप्लीटली, और आपके पास कोई पीएच चेंज सही सुटेबल कलर चेंज में नहीं अपेयर होगा। राइट, अंडरस्टैंडेबल। जैसे जैसे आप सिनेरियोस करते जाते हैं, पहले 2 सिनेरियोस के बाद थर्ड सिनेरियो और फोर्थ सिनेरियो रिलेटिवली इजी लगते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सिनेरियो पे आते हैं, वीक एसिड वीक बेस। टेक अ लुक, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वीक है,
इसका एंडिंग पॉइंट भी वीक है। बुक इन्होंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा और टॉप से लिया हुआ है एज कम्पेयर टू द एंडिंग पॉइंट, बट इसके स्टार्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा नीचे से भी शुरू होते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस में। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 12.5 से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ग्राफ के साथ लगने का नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट हमारे पास रफली 4.5 तक आ रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास इस केस में एक डिफरेंट चीज आती है। ये जो टाइट्रेशन है ये इंडिकेटर्स के हिसाब से सबसे बुरी टाइट्रेशन कंसिडर की जाती है, और इस टाइट्रेशन को इंडिकेटर से परफॉर्म करते हुए मैक्सिमम चांस ऑफ एरर होता है। लिहाजा इस टाइट्रेशन को एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करता हुआ आप देखेंगे। नोटिस करें कि इस टाइट्रेशन में हमने 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, NH4OH वीक बेस, और हमने 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस बेंजोइक एसिड C6H5COOH एक वीक एसिड इस्तेमाल किया है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू जिसकी रेंज 7.6 से 6 के दरमियान आती है वो इस पर्पस के लिए यूज किया है, और एंड पॉइंट जो है वो हमने ग्राफ से फाइंड आउट किया है रादर देन इंडिकेटर चेंज, ठीक है। आप नोट कर रहे हो ग्राफ में वो एक्सट्रापोलेशन एरोज हैं जो एक्सट्रापोलेशन एरोज इससे पहले आपको किसी ग्राफ में नहीं मिलते। मैं आपको इससे पहले के चारों ग्राफ दिखा रहा हूँ। दो ग्राफ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में थे, एक ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में है, एक ग्राफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। किसी में भी एरोज डिफाइन नहीं किए हुए उसके एंड पॉइंट के लिए, लेकिन यहाँ पर एंड पॉइंट के लिए प्रॉपर एरो बेस्ड एक्सट्रापोलेशन किया और एंड पॉइंट निकाला है कि वो समवेयर इन बिटवीन 19.5 या 20.5 सेंटीमीटर है, यानी कि समवेयर इन बिटवीन। जिसका मतलब ये है कि अभी हमने आगे रीड आउट नहीं किया, लेकिन ये ग्राफ ही हमें इस बात का आइडिया दे रहा है कि हमें एग्जैक्ट एंड पॉइंट का अंदाजा नहीं है। समवेयर इन बिटवीन आने की बजाय टाइट्रेशन इस पे डिपेंड नहीं करती थी। आपने अपने हाथ से टाइट्रेशन परफॉर्म की हुई है, इंडिविजुअली की हुई है, आपको इस बात का आइडिया है कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट बड़ा शार्प निकाला जा सकता है। जैसे आप लैब में भी करते थे और आप बताते थे सर मेरी टाइट्रेशन जो है सो एक 30.5 ml पे या 30.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आई है, तो वो एक बड़ा शार्प पॉइंट है। यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं पता चला, क्यों? देखते हैं। रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि कोई शार्प फॉल ग्राफ के अंदर आता ही नहीं है लाइन में। नोटिस करें लाइन को के अंदर कोई ऐसा शार्प फॉल नहीं आ रहा कि उससे हम कोई रेंज प्रिडिक्ट कर सकें। सबसे बड़ी रीजन, सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, कोई एसिड बेस्ड इंडिकेटर ऐसा नहीं होता जो सुटेबल हो वीक एसिड और वीक अल्कली के रिएक्शन का एंड पॉइंट डिटरमिन करने के लिए। एक और प्रॉब्लम जो नेचुरली हमारे पास एग्जिस्ट करता है पहले से, इस एग्जांपल में ब्रोमोथाइमोल ब्लू को शो किया हुआ है। स्टार्टिंग चेंजिंग कलर शुरू होता है 19.5 पे और फिनिशिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ कलर खत्म होता है 20.5 पे, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कलर चेंज भी एक पॉइंट पे नहीं आता, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा और वो ग्रीन बहुत टाइम तक रहेगा जब तक कि आप ड्रॉप्स पुट करते रहेंगे। लिहाजा ये एक तरीका होता है, हमारे पास एक कन्वेंशन है वीक एसिड वीक अल्कली वाले सिनेरियो को करने का। यानी कहीं पर भी अगर एक स्ट्रॉन्ग चीज भी हो, यानी कि पिछले तीनों सिनेरियोज में अगर आप सिर्फ एक ड्रॉप अपने एंड पॉइंट के ऊपर डालते हैं तो हो सकता है आपके एंड पॉइंट का कलर चेंज हो जाए। मसलन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आपका एंड पॉइंट आता है और अगले ही ड्रॉप पे वो एंड पॉइंट चेंज हो जाता है। आपने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले से किया हुआ है, मैं आपके ही पास से एक एग्जांपल देना चाहूंगा मिथाइल ऑरेंज के साथ। मिथाइल ऑरेंज वाले सिस्टम में आप बेस जो था वो पहले यूज कर लेते थे, मिथाइल ऑरेंज के फ्यू ड्रॉप्स डालते थे। अभी टाइट्रेशन आपने शुरू नहीं की होती थी, आपके पास एक येलोइश कलर आता था जो कि अल्कलाइन मीडियम का कलर शो कर रहा होता है। आप एसिड को अपनी ब्यूरेट से रन ऑफ करना शुरू करते थे तो येलो कलर आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक से दो ड्रॉप के अंदर ही वो ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाता है। आप पता होगा कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऐसी मिस्टेक की थी कि उन्होंने गलती से एसिड चंद ड्रॉप्स ज्यादा यूज कर लिया और वो जो ऑरेंज शेड था वो हमारे पास कन्वर्ट होकर रेड हो गया। या कुछ स्टूडेंट्स से मैंने खुद से कहा कि अब आपने ऑरेंज एंड पॉइंट निकाल लिया, अब अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग के लिए चंद एक ड्रॉप एसिड के और डालें और देखें कि ऑरेंज शेड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है रेड में। और वो उन्होंने आप लोगों ने अपने हाथ से परफॉर्म किया। मुझे एक्सपेरिमेंट याद है, मुझे नहीं पता कि आपको वो बात याद है या नहीं है, और आपके पास वो ऑरेंज शेड्स रेड में चेंज हो गए और वो एक से दो ड्रॉप पे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिनेरियो में कोई ना कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग जरूर होती है, फिर खसूस अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसा जरूर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर अल्कली भी स्ट्रॉन्ग नहीं, दोनों वीक है।
लिहाजा कोई एसिड बेस इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो सूटेबल हो। ब्रोमोथाइमोल की डिस्कशन यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि वो भी सूटेबल नहीं है लेकिन दी हुई है, वो समझाने के लिए दी हुई है। और से देखें वो समझा क्या रहा है कि ब्रोमोथाइमोल ब्रू के केस में भी अराउंड 19.5, एंड दिस इज कोटेड एज एन एग्जांपल, 19.5 पे आपके पास कलर चेंज शो होना शुरू हो जाता है। आप एक ड्रॉप डालेंगे, कलर चेंज खत्म होकर एसिडिक मीडियम का कलर नहीं शो होगा, बल्कि वही रहेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपको अंदाजा होगा कि वीक एसिड वीक अल्कली वाले सिनेरियो में आप बहुत सारा एसिड एंड पॉइंट वाले कलर के ऊपर और ऐड कर लेते हैं और एंड पॉइंट का कलर ही नहीं चेंज होता, वो एक देर के बाद जाके चेंज होता है। 10 ड्रॉप्स, समटाइम्स 20 ड्रॉप्स, समटाइम्स 15 ड्रॉप्स, और आप हैरान होते हैं कहाँ 1 से 2 ड्रॉप पे आपके पास कलर चेंज आ जाता था, एंड पॉइंट तब्दील होकर एसिडिक मीडियम का कलर आ जाता था, और कहाँ पर ये कि 10-15 ड्रॉप्स के बाद भी वो कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्टार्ट चेंजिंग कलर भी नोट कर लेते हैं और फिनिश चेंजिंग कलर भी नोट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, और उसको हम अपने ग्राफ के अंदर भी डिफाइन कर लेते हैं, या ग्राफिकल जो वैल्यूज होती हैं उससे ग्राफिक एक्सट्रापोलेशन से भी मैच करते हैं क्या एक्सपेरिमेंटल और ग्राफिकल वैल्यूज एक जैसी आती हैं, और अगर वो एक जैसी आती हैं तो आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है, लेकिन फिर भी इसका एंड पॉइंट जो है वो एवरेज पे निकला होता है, ना कि शार्पनेस की वजह से। सो ग्रेजुअल चेंज एडिशन पे ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। एक्यूरेसी रीडिंग की एंड पॉइंट की 0.05 से क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है हमारे पास, ठीक है। आपके केस में 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर तक भी थी यूनिट में, कोई मसला नहीं है। अब आपने एटीपी करना है तो इसमें अगर ज्यादा एक्यूरेसी के साथ भी काम करना पड़े तो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होती हैं, जितनी उन्होंने एक्यूरेसी डिस्कस की हुई है क्वेश्चन के हिसाब से, आप भी अपने आंसर्स में उतनी ही एक्यूरेसी रखें। याद रखिए 3